सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं सेल्फ अनुराग आनंद और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अगर इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। क्योंकि एक बार अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ लिया जाए तो फिर उसके बाद सेक्टर को समझ लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, सेक्टर को समझने के बाद आगे इस चैप्टर में हम लोग सेक्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि सेक्टर होता कितने तरह का है और क्लासिफिकेशन इसके किस किस बेसिस पर किया जाता है। सेक्टर के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग सेक्टर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग कंपेयर करेंगे सेक्टर को तो इसके अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एब्रिविएशन या फिर फुल फॉर्म है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे हिस्टोरिकल चेंजेस कि सेक्टर में किस तरीके से बदलाव हुआ है ऑल द वे बैक फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल डेट। ठीक है, प्राइमरी से किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी से फिर टर्सरी सेक्टर, कैसे सेक्टर में बदलाव हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। बात करें, एक सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। बीते समय में देखा गया है कि टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ा है, इसको हम लोग समझेंगे। आगे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि भारत में लोगों के रोज़गार का जो स्टेटस है वो है क्या। इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ टाइप होता है जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चैप्टर के अंदर अगर एनसीईआरटी का बात करें तो कुछ केस स्टडीज़ दिया हुआ है जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी कह देने का मतलब किसी देश के अंदर किस तरीके से रोज़गार जनरेट किया जाता है। और एट लास्ट हम लोग सेक्टर का डिवीज़न वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर और ओनरशिप के बेसिस पर देखेंगे और ये चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके रैप अप करेंगे। बहरहाल बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते। अगर कंटेंट किसी को लिखना है तो मैं हट जाता हूँ और आप लोग कंटेंट लिख ले। वीडियो पॉज करके देख ले। हो गया, बढ़े आगे। अपना सबसे पहला टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करे उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अगर अपने घर के आसपास ही देखा जाए तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो जो काम है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम, एक्टिविटी दैट जनरेट्स इनकम is called इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो इनकम जनरेट कर दे या जिसको प्रैक्टिस किया जाता है पैसे कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो अपने घर के आसपास हम लोग देखते होंगे काफ़ी सारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं। वेजिटेबल्स वेंडिंग या फिर वेजिटेबल वेंडर्स, शॉपकीपर्स होता है ना, शॉपकीपर्स दुकानदार, फार्मर्स एक्सेट्रा, और भी ऐसे काफ़ी सारे हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसा कमाया जा सके या जिससे इनकम जनरेट किया जा सके उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, गौर से सुनिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर, तो वहाँ से जो ग्रुप बन के सामने आता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग समझते हैं। देखिए अभी हम लोग करें इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट किया जा सके। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये क्या है, जिससे इनकम जनरेट किया जा सके या डेट जनरेट इनकम, ठीक है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहे हम लोग। इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी का ग्रुपिंग क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ग्रुपिंग क्या कहलाएगा, असल में ग्रुपिंग करने के बाद जो ग्रुप्स बनता है उसको हम लोग सेक्टर कह देते हैं। अभी और समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये क्या है, सेक्टर क्या है, बेसिकली ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी on certain criteria, किसी चीज़ के बेसिस पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का ग्रुपिंग किया जाए तो वहाँ से जो ग्रुप बन के सामने आता है, जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान ले कोई किसान है, ठीक है, कोई डेयरी फार्मर है, बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये सब अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, बैंक में हम लोग एम्प्लॉय को अगर एग्जांपल ले ले तो बैंक का एम्प्लॉय भी क्या एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी ही प्रैक्टिस कर रहा है। ड्राइवर्स का बात करें, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोग को देता है उसका बात कर ले, ट्रेडर्स का बात कर ले, तो ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन बैंक का कर्मचारी यानी बैंक एम्प्लॉयज़ हो गया, ट्रेडर्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, ये सब किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, असल में गुड्स नहीं बना रहा है बल्कि सर्विस जनरेट कर रहा है। लेकिन काउंट तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किया जाएगा क्योंकि उसके एक्टिविटी से उसको पैसा मिल रहा है, इनकम जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया अलग अलग होगा, कहीं पे गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहीं पे सर्विस जनरेट होगा। तो अलग अलग क्राइटेरिया से जो ग्रुप बन रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ग्रुपिंग करने के बाद जो ग्रुप मिलता है उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर सेक्टर का बात किया जाए इकोनॉमी के अंदर, सेक्टर्स, तो सेक्टर का क्लासिफिकेशन मेनली 3 बेसिस पर होता है और वो तीनों ही इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर का क्लासिफिकेशन होता है नेचर ऑफ वर्क या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर देखा जाए तो सेक्टर का 3 क्लासिफिकेशन है, होता 5 है मगर पढ़ना 3 है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला प्राइमरी सेक्टर, एक एक करके बात करेंगे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, प्राइमरी के बाद दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। तीसरा क्या है, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन, जहाँ पर सेक्टर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
हालांकि दो और होता है, क्वाटरनरी और क्वार्नरी, पढ़ना नहीं है मगर जान लेते हैं, क्वाटरनरी और क्वार्नरी। क्वाटरनरी सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर, ठीक है। ये तीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें, इसके बारे में भी आएंगे हम लोग चैप्टर में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद अगर किसी चीज़ को बेसिस मानकर सेक्टर का क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो है वर्किंग कंडीशन। वो क्या है? वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस का अगर बात करें तो यहाँ पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स के अंदर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और अगर थर्ड बेसिस को ध्यान में रखा जाए तो थर्ड बेसिस है ओनरशिप। थर्ड बेसिस क्या है? ओनरशिप, मालिकाना हक। ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर का दो क्लासिफिकेशन है, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये, ठीक है। और अगर कोई लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। लिख लिया? वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले। हो गया, बढ़े आगे। सेक्टर के क्लासिफिकेशन पर आए एक एक करके। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन तीन पार्ट के अंदर देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो एक ऐसा सेक्टर या फिर ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको प्रैक्टिस किया जाता है नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, या फिर एक ऐसा सेक्टर जहां पर प्रोडक्शन केवल और केवल नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके किया जाए, तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जितने भी एक्टिविटी आते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है। दोज एक्टिविटी या फिर दोज सेक्टर या फिर द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which exploit natural resource for class production, which exploits natural resource for production। देखिए नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, इसको समझते हैं अभी। which exploits natural resource for production of goods, production of गुड्स, ठीक है। एक ऐसा सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन करेगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है नेचुरल रिसोर्स का। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कॉटन का कल्टीवेशन, ठीक है, कॉटन का ही कल्टीवेशन लेते हैं, या फिर कोई भी किसान है तो कॉटन के कल्टीवेशन में
जो 2-3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा वो एक तो हो जाएगा लैंड, दूसरा हो जाएगा क्लाइमेट, ठीक है, और एक और चीज़ का बात कर ले तो वो है सनलाइट या फिर सनशाइन, सनलाइट। और अगर ये तीनों को ही देखा जाए, चाहे लैंड का बात करें, चाहे क्लाइमेट का बात करें, चाहे सनलाइट का, तो तीनों ही तो नेचुरल रिसोर्स है, तीनों ही तो नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। और जो आउटकम निकलेगा या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? कॉटन। ये भी तो एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट ही है। ये क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कॉटन के कल्टीवेशन में नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया और जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो भी क्या हुआ? नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो एक ऐसा सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करे कल्टीवेशन के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी प्रैक्टिस किया जाता है वो सीधा सीधा एग्रीकल्चर से लिंक होता है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक। इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में मोर देन हाफ पॉपुलेशन, आधा से अधिक जनसंख्या जो है प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, या फिर आधा से अधिक जनसंख्या जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। लेकिन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन लेस देन 20% है। अब जीडीपी के अंदर क्या है कंट्रीब्यूशन आगे समझेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, मोर देन हाफ पॉपुलेशन, more than half population is directly employed in related to this sector, ठीक है। और अगर इस सेक्टर में आने वाले कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम लोग एग्जांपल का बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा? एक तो फार्मिंग हो ही जाएगा। फार्मिंग मतलब खेती करना। फार्मिंग के बाद एक हो जाएगा डेयरी फार्मिंग, हम लोग लिख सकते हैं। डेयरी फार्मिंग जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें जो किसान है वो इस्तेमाल करता है किसको? गाय या भैंस को प्रोडक्शन के लिए, और जो दूध है वो टोटली डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल पर, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग भी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। आगे फिशिंग। फिशिंग भी एक नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके ही किया जा रहा है। फिर से पोएट्री मेकिंग। पोएट्री मतलब मट्टी का जो खिलौना या मट्टी का जो बर्तन बनता है कुम्हार के द्वारा, पॉटर्स के द्वारा, तो वो मट्टी का इस्तेमाल कर रहा है और सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। तो ये था सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अगर प्राइमरी सेक्टर के बारे में कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले। हो गया? बढ़िया, आगे चलिए, बढ़िया। आते हैं अब सेकेंडरी सेक्टर पर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर, ये सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर के बाद, ठीक है। दिस सेक्टर केम आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर केम आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, केम आफ्टर प्राइमरी सेक्टर।
अब सेकेंडरी सेक्टर करती क्या है इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। अभी जो हम लोग बात किए थे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, तो प्राइमरी सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाता है, जो प्राइमरी सेक्टर का असल में फाइनल गुड होता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट। और ये प्राइमरी प्रोडक्ट जो है प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट है। ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फाइनल गुड है। किसका? प्राइमरी सेक्टर। PS लिख रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो बनाया गया फाइनल प्रोडक्ट है, सेकेंडरी सेक्टर उसको इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन इस्तेमाल करेगा? सेकेंडरी सेक्टर। रॉ मटेरियल के रूप में कौन काम करेगा, कौन इस्तेमाल करेगा? तो सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और वहाँ से ये कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड, किसी दूसरे ही चीज़ का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है और कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाता है। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं या शुगर केन का एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर केन असल में प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। शुगर केन को कन्वर्ट करेगा, शुगर केन को इस्तेमाल करेगा। जो शुगर केन प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद शुगर केन को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? शुगर में, चीनी में। गन्ना से क्या बन गया? चीनी बन गया। यहाँ क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर। तो ये जो कन्वर्जन करेगा, कन्वर्ट करेगा, ये कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्टर करेगा थ्रू वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है, इसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और अभी जस्ट ऊपर मैंने यहाँ लिखा था कि मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाएगा। कोई किसान है, वो खेती किया, गन्ना का खेती किया, शुगर केन का खेती किया, और वो क्या बना दिया? या फिर किस चीज़ का कल्टीवेशन किया? वो शुगर केन का। और कोई फैक्ट्री है जो शुगर बना रही है, जो चीनी का निर्माण करती है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में किसका जरूरत पड़ेगा? शुगर केन का जरूरत पड़ेगा। और इस चीनी बनाने के लिए ये जो गन्ना का इस्तेमाल किया जाएगा, बेसिकली ये जो शुगर केन है, ये क्या है? एक तरह का प्राइमरी प्रोडक्ट है। और इसी प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? शुगर में। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाना, ये किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है। तो हम लोग यहाँ से दो बात तो क्लियर है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये क्या करता है? प्राइमरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है एज ए रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर यूज प्राइमरी प्रोडक्ट, यूज प्राइमरी प्रोडक्ट। अब प्राइमरी प्रोडक्ट कहते किसको है? बेसिकली दोज प्रोडक्ट विच केम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। यूज प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए? अपना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। प्राइमरी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर डायरेक्टली लिंक होता है इंडस्ट्री से, इसीलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं।
ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड सेक्टर। अगर कुछ एग्जाम्पल का बात कर ले इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, जैसे अभी एग्जाम्पल में बात किए थे। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू कॉटन क्लॉथ, कॉटन इनटू कॉटन क्लॉथ। कपास या फिर कॉटन का इस्तेमाल करके कॉटन क्लॉथ बनाया गया। तो ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ही तो हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी हो सकता है। तो अगर लिखना चाहे तो वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले। हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आते टर्सरी सेक्टर पर। किस पर? टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन का ये तीसरा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक, टर्सरी सेक्टर में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर बात कर ले, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर बात करें तो दोनों ही किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, दोनों ही सामान बना रहा है, बेसिकली गुड्स बना रहा है। ठीक है, लेकिन टर्सरी सेक्टर को गुड्स के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी का वो सेक्टर जो कि गुड्स प्रोडक्शन नहीं करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि सर्विस जनरेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर केम आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर, इट केम आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, केम आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के बाद आता है। और अगर बात करें तो इसको गुड्स के प्रोडक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। ये गुड्स बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये सर्विस जनरेट करता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कैसे, बात करते हैं आगे। देखिए, टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के बाद आता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड, does not produce goods, does not produce goods, but generates essential service, but generates essential, but generates essential service, but generate essential service that helps in development of primary and secondary sector, primary and secondary sector। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गुड्स जनरेट नहीं करता है बल्कि सर्विस जनरेट करता है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, टर्सरी सेक्टर के अंदर रखेंगे। टर्सरी सेक्टर का एक चीज़, या कह सकते हैं वो एक चीज़ जो बाकी सेक्टर से इसको अलग बनाता है, वो ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यह गुड्स जनरेट नहीं करता है।
प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली लिंक होता है गुड्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स जनरेट करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि सर्विस जनरेट करता है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और ये कहना गलत होगा भी नहीं क्योंकि आंकड़े इस बात का गवाह है। अगर टर्सरी सेक्टर का बात करें तो मोर देन 60 या कह सकते हैं मोर देन 70%, हाँ 60 के आसपास, 60% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो टर्सरी सेक्टर का है, 62 to 65%, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी का बात कर ले जो इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, वो एक तो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? बेसिकली डिमांड लोकेशन से या फिर सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। डॉक्टर्स हो गया, डॉक्टर्स तो किसी भी सोसाइटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स या टीचिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। ये सब कुछ एसेंशियल सर्विस है। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो बैंकिंग हो गया। बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया में, और बैंकिंग भी क्या है? टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आता है। बैंकिंग के बाद कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज के समय में एटीएम बूथ्स वगैरह बन गया है जो कि लोगों को पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सब कुछ एसेंशियल सर्विस है जो कि सोसाइटी या फिर किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्सरी सेक्टर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब टर्सरी सेक्टर के बारे में अगर कहा जाए तो टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। टर्सरी सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर जो है सिर्फ सर्विस जनरेट करती है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए हम लोग इसको सर्विस एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सर्विस एंड रिलेटेड सेक्टर, ऑल्सो नोन एज सर्विस एंड रिलेटेड सेक्टर। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर 3 सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखें। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर 3 सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखें। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। ये हुआ, ठीक है। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का बात करें तो ऐसा नहीं कि तीनों एक दूसरे से अलग है। हाँ, कुछ बात है जो वो तीनों सेक्टर को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहा है, टर्सरी सेक्टर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, सर्विस जनरेट कर रहा है। तो कुछ डिस्टिंक्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों एकदम ही अलग है, या फिर तीनों अगर अलग अलग रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अगर अलग अलग रहेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का, तो ये तीनों ही आपस में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। आप सिंगल हो क्या? या रिलेशनशिप है ऑफ सेक्टर,
चलो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना इस बात को, सॉरी। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ सेक्टर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात की थी प्राइमरी सेक्टर के बारे में। पी स्टैंड्स फॉर यहाँ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या था कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है प्रोडक्शन के लिए। किसको? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को तोड़ा, उसका इस्तेमाल किया और क्या कर दिया? किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर दिया। नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन किया, जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसको कहा गया प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या कहा गया? प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट। इसके बाद आती है सेकेंडरी सेक्टर। कौन आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर के बाद आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो अपना फाइनल गुड बनाया, प्राइमरी प्रोडक्ट, वो ये सेकेंडरी सेक्टर इस्तेमाल करता है रॉ मटेरियल के रूप में। किसके रूप में? रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई किसान है जो आलू का खेती कर रहा है, इसका आलू का, ठीक है। और कोई फैक्ट्री है जो इस आलू का चिप्स बना रही है, बेसिकली लेज, ठीक है। आलू से आलू का चिप्स बना रही है कि नहीं? आलू का अगर बात करें तो इसका खेती हो रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, और आलू चिप्स का बात करें तो इसको फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जा रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा। आलू है फाइनल प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर का ये फाइनल गुड है, ठीक है। आलू का चिप्स कैसे बनेगा? आलू फैक्ट्री जाएगा पहले। आलू कहाँ जाएगा? फील्ड से फैक्ट्री जाएगा। भैया चल के जाएगा क्या? ये वो रणवीर सिंह का बिंगो वाला प्रचार तो है नहीं कि वो अच्छे आलू के खोज में निकले हैं और आलू खुद पे खुद दौड़ रहा है। प्रचार देखे है कि नहीं? नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आलू को एग्रीकल्चर फील्ड से फैक्ट्री तक कौन पहुंचाएगा? भैया ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, और ये ट्रांसपोर्ट क्या है? टर्सरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट कैसा एक्टिविटी है? टर्सरी एक्टिविटी है, ठीक है। आलू जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्राइमरी, आलू का चिप्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है सेकेंडरी, और इस प्राइमरी को सेकेंडरी से लिंक कौन कर रहा है? टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी को सेकेंडरी से लिंक करने का काम कौन कर रहा है? टर्सरी। मतलब आलू उगने से लेकर आलू का चिप्स बनने तक तीनों ही सेक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है, इंटर रिलेटेड है। मतलब एक के बिना दूसरे का काम शायद हो ना सके, या फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। टर्सरी सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी को लिंक कर रहा है कि नहीं है? वही मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आलू से बनना है आलू का चिप्स, आलू उगा एग्रीकल्चर फील्ड में, पहुँचना इसको फैक्ट्री है। आलू खुद चल के जाएगा नहीं, लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कैसा है? टर्सरी सेक्टर। तो ये कुछ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में। नन ऑफ द सेक्टर इज टोटली इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द सेक्टर is independent
but interdependent. और ये जो इंटरडिपेंडेंसी है सेक्टर का, ठीक है, यही इंटरडिपेंडेंसी जो है देश को डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट ऑफ सेक्टर, interdependent of sector on each other helps in the डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरडिपेंडेंट होना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख लें। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। आगे है, हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों ही सेक्टर को, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बाद क्या है, कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, चलिए देखा जाए कंपैरिजन में मिलता क्या है। कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले तीनों ही सेक्टर किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। 2 सेक्टर है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और एक सेक्टर है जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी का बात कर ले, सेकेंडरी का बात कर ले या टर्सरी का बात कर ले, जो उसका प्रोडक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए आलू के बारे में, ठीक है। आलू ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसका कुछ वैल्यू है। आलू से बन गया आलू का चिप्स। ये आलू का चिप्स आमतौर पर हम लोग को 5 रुपये में मिल जाता है, मार्केट के अंदर मिलता है। मुश्किल से उसमें 1 आलू का चिप्स रहता होगा। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप सब्जी खरीदने गए और 5 रुपये में केवल 1 आलू लेके आए हैं। घर वाला कूट देगा धर के, बोले क्या करके आए हो तुम, 5 रुपये में 1 आलू, पागल हो गए हो क्या। और दोबारा शायद कभी सब्जी लाने भेजे भी ना, या आप सब्जी लाने लायक रहे ही ना, ठीक है। खैर मजाक की बात है, पर देखा जाए, देखिए तीनों ही सेक्टर का, ठीक है, जो अपना प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर का अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर मान लेते हैं कि एक कोई किसान है, वो 1 साल के अंदर 1 साल में 100 किलो आलू उगाया। कितना? 100 किलो आलू उगाया। ये किसी किसान का बात हो रहा है, ठीक है। वो 100 किलो आलू उगाया, ठीक। ये 100 किलो आलू को वो 5 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा, तो टोटल कमाई उसका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, 500 रुपया। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं किसी 1 साल में प्राइमरी सेक्टर इतना का ही प्रोडक्शन कर पाई, केवल 100 किलो आलू का ही प्रोडक्शन कर पाई, और उसको 5 रुपया किलो के हिसाब से जब बेचा गया तो टोटल कमाई कितना हो जाएगा? 500। तो प्राइमरी सेक्टर का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, या टोटल वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर 500 रुपया हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सेकेंडरी सेक्टर फिर इसी आलू को इस्तेमाल करके क्या कर रही है? आलू का चिप्स बना रही है। आलू का इस्तेमाल करके आलू का चिप्स बना ली। 100 किलो आलू उगा, 100 किलो को ये खरीद ली, और उससे हम मान लेते हैं कि ये 100 पैकेट क्या करी? चिप्स का प्रोडक्शन करी,
और इसको 10 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से बेच दी और 1000 रुपया कमाई। कौन? सेकेंडरी सेक्टर। तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर का टोटल वैल्यू या टोटल इनकम, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। अब कंपैरिजन में जो एक क्राइटेरिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर एक इंडिकेटर आता है, वो आता है जीडीपी का। किसका? जीडीपी। देखिए, जीडीपी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद या उत्पादन, उसमें नहीं जाना है। जीडीपी है क्या? जीडीपी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the sectors in a particular year, ठीक है। जीडीपी इज बेसिकली दी वैल्यू ऑफ, या फिर वैल्यू के जगह हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ, ठीक है, नॉट वैल्यू एक्चुअली बट सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक साल में प्राइमरी प्रोडक्ट टोटल 500 रुपये का कमाई करी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ये मान लेते हैं 700 रुपये का कमाई करी, और जो टर्सरी है ये मान लेते हैं 800 रुपये का कमाई करी। तो टोटल जो जीडीपी का वैल्यू होगा वो क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों का ही फाइनल वैल्यू को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और यहाँ से हम लोग को जीडीपी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जीडीपी का वैल्यू मिल जाएगा। ये बेसिकली जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी बताती है कि किसी देश का इकोनॉमी कितना बड़ा या छोटा है। जीडीपी जिस देश का ज़्यादा होगा, इस बात की संभावना वहाँ ज़्यादा होगी कि प्रोडक्शन का जो फैक्टर है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। GDP shows how big the economy is, how big the economy is, ठीक है। जीडीपी बताती है कि किसी देश का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात किए कि प्राइमरी सेक्टर एक साल में मान लेते हैं 500 रुपये का कमाई करी है, ये इसका फाइनल गुड का वैल्यू होगा। किसका? फाइनल गुड। अब फाइनल गुड का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं आगे। बहरहाल अगर इसको लिखना है अगर किसी को तो लिख सकते हैं। लिख लिया? चलिए ठीक है। देखिए फाइनल गुड। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? देखिए, फाइनल गुड हम लोग जनरली ऐसे गुड को रेफर करते हैं जिसमें फर्दर वैल्यू एडिशन का चांसेस ना रहे, ठीक है। फाइनल गुड्स आर बेसिकली द गुड्स रेफर टू द गुड्स, ठीक है, दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन, या फिर दैट डज नॉट हैव एनी further chances of value addition, further chances of
वैल्यू एडिशन। ये है क्या, इसको हम लोग और समझेंगे विस्तार में। वैल्यू एडिशन, जैसे अगर बात करें, अभी कंटिन्यूसली हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं आलू का, ठीक है, आलू चिप्स बनने तक, आलू से आलू चिप्स। देखिए आलू चिप्स या पोटैटो चिप्स जो हम लोग को आमतौर पर मार्केट में 5 रुपये में मिलता है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया रहता है ऑलरेडी, काफ़ी सारे चीज़ों का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में तो आलू ही लिया जाएगा, इसके बाद इसमें लेबर का फोर्स भी इंक्लूड होगा, लेबर एफर्ट, ठीक है। लेबर के बाद काफ़ी सारा स्पाइसेस हुआ होगा, मसाला। इसके बाद जो फर्दर और भी कुछ कॉस्ट होगा, रॉ मटेरियल का तो कॉस्ट है ही, जो कि यहाँ आलू में ही ऐड हो गया, ठीक है। तो आलू चिप्स बनने में वो कंपनी आलू खरीदी होगी, उसमें फिर लेबर फोर्स इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ स्पाइसेस, फिर फर्दर कॉस्ट जैसे कि कुछ सर्विसेज लगी होगी, मशीन्स चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, ये सब में भी तो पैसा लगा होगा। तो एक पैकेट के अंदर क्या होता है ना, वो सारी चीज़ों का वैल्यू ऐड कर दिया जाता है एक ही पैकेट के अंदर, ठीक है। और ये सब चीज़ जो यहाँ लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अगर हम लोग बिस्किट का बात कर ले, जो बिस्किट हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो बिस्किट बनने के लिए मैदा का रिक्वायरमेंट होगा, आटा का रिक्वायरमेंट होगा, फिर आटा मैदा खुद को तो बिस्किट नहीं बना लेगी, उसमें लेबर एफर्ट चाहिए, लेबर चाहिए। इसके बाद फैक्ट्रीज़ में और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे, ये सब को जोड़ने के बाद क्या आएगा, एक फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है। ये जो फाइनल वैल्यू है 5 रुपया, इसमें ऑलरेडी ये सभी चीज़ों का कॉस्ट इंक्लूडेड है, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फाइनल गुड का, ठीक है, फाइनल गुड में हम लोग फाइनल गुड को रेफर करते हैं। फाइनल गुड्स में क्या है, सारे इंटरमीडिएट गुड्स का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स, एक और आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा सामान जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे चीज़ के निर्माण के लिए, ठीक है। दोज गुड्स which is used to produce some other goods, या फिर फाइनल गुड्स। जैसे हम लोग बात अभी कर ही रहे आलू से आलू चिप्स बनने का, आलू से आलू चिप्स बनने का, ठीक है। तो इस आलू चिप्स में आलू का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी सारा स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये जो आलू है, स्पाइसेस है, वो इस आलू चिप्स में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स का काम करेगा। जैसे मान लेते हैं आलू का दाम हम लोग 2 रुपया मान ले, मसाला का दाम 1 रुपया, और भी कुछ अदर कॉस्ट होगा जिसको इंक्लूड करने के बाद एक पैकेट का दाम कितना हो जाता है, 5 रुपया। एक पैकेट चिप्स का दाम कितना हो जाता है, 5 रुपया, ठीक है। पेन को बनाने में प्लास्टिक, इंक, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक और इंक क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बेसिकली ऐसा गुड जिसको बनाने में, फाइनल गुड बनाने में जिस गुड्स का इस्तेमाल किया जाए, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
फाइनल गुड इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले। बढ़े आगे, बढ़े आगे। हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में बात करें, हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में बात करें। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सेक्टर के अंदर बदलाव आया है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से बदलाव आया है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टिल डेट। ठीक है, अगर इंडियन इकोनॉमी का बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत, या फिर भारत का एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस। ऐसे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि सेक्टर, कोई भी देश जब बनेगा तो उसका इकोनॉमी सबसे पहले प्राइमरी इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लंबे समय के बाद प्राइमरी से ग्रेजुअल शिफ्ट हो जाएगी वो इकोनॉमी सेकेंडरी के अंदर। किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और फिर आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम सेकेंडरी सेक्टर से वो इकोनॉमी शिफ्ट करेगी टर्सरी सेक्टर में। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो शिफ्ट करेगी टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट का ये बात कहना है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में कुछ लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इकोनॉमी कहाँ शिफ्ट करेगी? सेकेंडरी सेक्टर में। एक बार जब सेकेंडरी सेक्टर में आ गई तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो फिर कहाँ पहुँच जाएगी? टर्सरी सेक्टर में। मतलब कि कोई देश बना, वो देश जितना भी कमाई करेगा शुरुआती दिनों में अपना, उस देश का अधिकांश कमाई कहाँ से आएगा? अधिकतर कमाई आएगा प्राइमरी सेक्टर से शुरुआती दिनों में। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा वो देश का इकोनॉमी शिफ्ट करेगा सेकेंडरी या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे। और इंडस्ट्री के बनने की वजह से क्या होगा? काफ़ी सारा सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा, और वो सर्विस का डिमांड या फिर सर्विस का रिक्वायरमेंट जो है शिफ्ट कर देगा उस देश का इकोनॉमी को। कहाँ पर? टर्सरी सेक्टर में। एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था W.W. रॉस्टो। W.W. रॉस्टो, उन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया था शुरुआती दिनों में कि पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्सरी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी देश इसी को फॉलो करें। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी है जो डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट किए कहाँ पर? टर्सरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट किए कहाँ पर? टर्सरी सेक्टर में। और इसका एग्जाम्पल इंडिया एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। बात करें आगे, अगर जैसे भी जीडीपी का बात हुआ, जीडीपी को आप सीधा समझ सकते हैं कि एक देश जितना पैसा कमा रहा है उसको हम लोग जीडीपी कह रहे हैं। बस इतना ही याद रखें अभी। ठीक है, जीडीपी क्या है? सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यही है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही है, और तो कुछ है नहीं जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर जब कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा होगा, जीडीपी के अंदर जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आधा से ज़्यादा होगा, मोर देन हाफ, एक ऐसा देश जिसके जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1 से ज़्यादा होगा, तो वैसे देश के इकोनॉमी को हम लोग कहेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। क्या कहेंगे? एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, एक ऐसा देश जिसके जीडीपी के अंदर सेकेंडरी सेक्टर का, एक ऐसा देश जिसके जीडीपी के अंदर
सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आधा से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एक ऐसा देश जिसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसके जीडीपी में आधा से ज़्यादा हो, तो वैसे देश के इकोनॉमी को हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। एक ऐसा देश जिसके जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आधा से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। और कोई एक ऐसा देश जिसके इकोनॉमी के अंदर टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आधा से ज़्यादा हो, मोर देन हाफ, तो उसको हम लोग सर्विस इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्विस इकोनॉमी। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल चेंजेस का जो अगर बात किया जाए, तो हिस्टोरिकल चेंजेस में बात यही किया जा रहा है कि कोई भी देश अपने शुरुआती दिनों में एग्रेरियन इकोनॉमी रहेगा, धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनेगा, और समय के साथ इंडस्ट्रीज जैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज काफ़ी सारा सर्विस डिमांड करेगी, और वो सर्विस का सप्लाई ही उस देश के इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी में शिफ्ट करेगा। लेकिन ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिला है इंडिया के केस में, और भी कुछ साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हैं जिसके अंदर उस देश का इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी से डायरेक्ट सर्विस इकोनॉमी पर शिफ्ट किया, विदाउट अ मच हेल्दियर एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया, बल्कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से कहाँ आ गया? सर्विस के अंदर। ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर बात करें, हालांकि अगर इसको कोई लिखना चाहते तो लिख ले, लिखना चाहते तो लिख ले। हो गया? हो गया? बढ़े आगे? हो गया? बढ़े आगे? चलिए ठीक है। अगर इंडिया में बात करें तो बीते कुछ समय में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अगर इंडियन इकोनॉमी का बात करें, इंडियन इकोनॉमी आज के समय में कहा जाता है ये एक सर्विस इकोनॉमी है। और इंडियन इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो आधा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, वो है सर्विस सेक्टर का, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को हम लोग सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। और सर्विस का अगर बात करें तो सर्विस जनरेट कौन करती है? टर्सरी सेक्टर। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि आज़ादी के 75 साल के अंदर ही अंदर प्राइमरी सेक्टर, जो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, उसको रिप्लेस करके टर्सरी सेक्टर आज के समय में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनी है। तो देखिए, देखते हैं। रेजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, रेजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। ठीक है, रेजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। अगर आज के समय में बात किया जाए तो टर्सरी सेक्टर इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर is the largest producing sector, largest producing sector in India, former प्राइमरी सेक्टर। पहले कौन था? प्राइमरी सेक्टर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस के समय बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर लगभग 70% टू 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था। लेकिन आज के समय में
उतना ही कंट्रीब्यूशन लगभग सर्विस सेक्टर का आ रहा है। सर्विस सेक्टर जो है रिप्लेस कर दिया है किसको, प्राइमरी सेक्टर को प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। एज इंडस्ट्रीज डेवलप, जिस तरीके से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्री जैसे ही डेवलप की भारत के अंदर, वो काफ़ी सारे अदर सर्विसेज का डिमांड करने लग गई, ठीक है। एज सर्विसेज डेवलप्ड इन इंडिया, it started demanding other services, ठीक है। एक तो ये टर्सरी सेक्टर का अगर बात करें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ब्रिज का भी काम करती है, जिसके लिए ये सेक्टर काफ़ी अदर दूसरे सेक्टर को डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही इंडस्ट्री डेवलप की भारत में, ये काफ़ी दूसरे सर्विसेज का भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। डेवलपमेंट इन बेसिक सर्विसेज, डेवलपमेंट इन बेसिक सर्विसेज, development in basic services such as hospitals, schools, etc, ठीक है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे डेवलप हुए तो सर्विस सेक्टर भी उसी रेशियो के साथ, बेसिकली उसके दुगने रफ्तार के साथ डेवलप किया, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल बनता है तो उसमें एट ए टाइम बंचेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट होता है। सेम कंडीशन इन स्कूल एज वेल। आगे अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जिस तरीके से डेवलप किया, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, भारत में जब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारा स्टेप्स लिया गया था, जैसे कि उसमें से एक था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। MS स्वामीनाथन इसके फादर कहे जाते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज paved the way for development of service sector। और अगर बात करें कि ऐसा क्या क्या और कुछ रीज़न है जिसके वजह से डेवलपमेंट हुआ है टर्सरी सेक्टर का, तो उसमें था कि लोगों का कमाई जैसे ही बढ़ा, एज द इनकम लेवल राइजेज, as the income level rises, people started demanding other services. People started demanding other services such as private schooling, tourism, etc। तो जैसे ही इनकम लेवल बढ़ा, लोग दूसरे सर्विस भी डिमांड करने लग गए कि भैया अब घूमना है हमको, ठीक है, प्राइवेट स्कूलिंग दीजिए, बढ़िया शिक्षा। इसके बाद और जैसे कि अगर हम लोग देख ले रेस्टोरेंट्स, वो भी तो इसका नतीजा है। रेस्टोरेंट्स, ठीक है, होटल्स, ठीक है, ये सब इनकम लेवल बढ़ने का नतीजा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है टर्सरी सेक्टर का, जो कि बीते कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यही वो कुछ रीज़न है जिसके वजह से टर्सरी सेक्टर आज के समय में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के तुलना में, ठीक है।
टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में ज़्यादा है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर का और अगर बात करें तो ये ब्रिज के रूप में काम करता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, या फिर इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, helps in the development of primary and secondary sector, primary and secondary sector, ठीक है। ये कुछ कारण है जिसके वजह से टर्सरी सेक्टर आज के समय में इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें रेजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का बात करें, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का बात करें अगर, तो इसको दो कैटेगरी के अंदर हम लोग रख सकते हैं। एक वो जो एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयमेंट, और एक है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है, जिसके पास जॉब है, एक हैव जॉब्स, और जो पैसा कमा रहे हैं, दे आर गेटिंग अर्न। तो वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयड है, कि रोजगार में है, ठीक है, काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे, बेसिकली वैसे लोग जो काम करना चाहते हो, पीपल हु आर एबल टू वर्क। मान लेते कोई आदमी है जो काम करने योग्य है, ठीक है, एबल टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड जॉब, ठीक है, कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो काम करने योग्य है, काम ढूंढ भी रहे हो लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। और इस समस्या से तो भारत का लगभग आज के समय में आधा से ज़्यादा जनसंख्या ग्रसित है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर बात करें, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख ले, ठीक है, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले। हो गया, चलिए यहाँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली दो तरीके का होता है, दो तरीके का, ठीक है। एक है, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना 7-8 तरीके का होता है, लेकिन अपने हिसाब से यहाँ पर हम लोग को दो ही पढ़ना है। एक है अंडर एम्प्लॉयड, एक है अंडर एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड के बारे में अगर कुछ बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो एक है अंडर एम्प्लॉयड, एक है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चार्ट बना ले इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ बना ले, फ्लो चार्ट बना ले। हो गया, बढ़े आगे, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। तो अगर अंडर एम्प्लॉयड का बात करें हम लोग, ठीक है, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, तो पहले समझते दोनों होता क्या है।
और देखेंगे फिर दोनों मिलेगा कहाँ पर, दोनों ही कैटेगरी का अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने को कहाँ पर मिलेगा। अगर अंडर एम्प्लॉयड का बात करेंगे तो बेसिकली ऐसे लोग, ठीक है, पीपल हु आर वर्किंग unnecessarily, ठीक है, unnecessarily इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयड। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे, कि वैसे लोग जो काम करने योग्य है और काम ढूंढ भी रहे हो पर काम नहीं मिल रहा हो, तब उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि लोग जो काम करें लेकिन बेवजह काम करें। असल में होता क्या है, अगर हम एक एग्जांपल एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग का ले, तो वहाँ पर मान लेते हैं हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में हमको ज़रूरत है 5 लोगों का, मतलब जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने 5 लोग सफिशियंट होंगे, ठीक है। लेकिन हायर कर लिए 50 लोग, 45 के रहने ना रहने से भी कोई फ़र्क ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके रहने से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा और जिसके जाने से प्रोडक्शन कम भी नहीं होगा। मतलब कि जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे ना, बेसिकली जो काम करेंगे वो काम करते हुए नज़र तो आएंगे, लेकिन काम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं ना, दे डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, इफेक्ट्स द प्रोडक्शन। मतलब अभी जैसे हम बताएं कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमको ज़रूरत है 5 लोगों का और हम 50 लोग हायर कर लिए, तो 45 के ज़्यादा रहने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा नहीं और 45 के चले जाने से भी ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयड बेसिकली वो लोग जो बिना किसी काम के ही काम कर रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और इनके रहने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? बेसिकली ऐसे लोग जिसके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल और कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे, क्षमता तो है मगर क्षमता से कम काम करे, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली पीपल हैव पोटेंशियल, दोज पीपल who have potential and capability and capacity but working less than their capacity, less than देयर कैपेसिटी, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी, दे आर नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। और अगर अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें तो ये दोनों ही हम लोग को प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में नहीं है, सेकेंडरी और टर्सरी में भी है, मगर वहाँ पर कम है और उसके मुकाबले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर फैमिली लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। 2-4 बच्चा घुस जा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में, काम कुछ नहीं लेकिन काम कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, लेबर एफर्ट लग रहा है, पर वो एफर्ट काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले,
वीडियो रोक कर लिख ले, हो गया। चलिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म को। पर जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं अनुराग आनंद। सो हेलो एवरीवन, मैं अनुराग आनंद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 अ सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस या अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक था वहाँ तक पढ़ चुके थे, और आज बिल्कुल अपने सफ़र को यहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था कि ऐसे लोग जो काम करने योग्य है, मतलब काम करना चाहते हो, एबल टू वर्क, एंड दोज हु आर एक्टिवली फाइंडिंग द जॉब बट अनएबल टू फाइंड, ठीक है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट का दो कैटेगरी को हम लोग समझे थे, एक अंडर एम्प्लॉयड और एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाए इकोनॉमी के अंदर, आज हम लोग अपना चर्चा को बेसिकली वहीं से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से रोज़गार जनरेट किया जाए, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोज़गार, ठीक है। तो देखिए, अगर रूरल एरिया का बात करें तो अगर रूरल एरिया में जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, उसको लोन्स प्रोवाइड करा दिया जाए एट लो इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट जो है ना बहुत बड़ा खेल कर देता है। अगर किसानों का बात करें, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट के वजह से क्यों फार्मर लोन नहीं ले पाते उसको समझेंगे। बहरहाल यहाँ पे बस इतना जानना है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का एक तरीका हो सकता है कि अगर किसानों को लोन प्रोवाइड करा दिया जाए लो इंटरेस्ट रेट पर। अब क्यों किसानों को लोन क्यों प्रोवाइड कराया जाए, सवाल ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फार्मर्स का बात करें तो फार्मर्स अगर किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन कर रहा है, किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको काफ़ी सारे चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि लैंड हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। अब उसको खरीदने के लिए जो छोटा मोटा किसान होता है, जो छोटे किसान होते हैं, वो आमतौर पर मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। अब मनी लेंडर्स जो है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अगर उससे कभी 100 रुपया लिया गया मनी लेंडर से, किसान कभी 100 रुपया लेता है, तो बदले में जो मनी लेंडर है वो 500 रुपया, या इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई रहता है कि फार्मर्स डेप ट्रैप में फंस जाता है, कर्ज के जाल में। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्टेप लेती जहां फार्मर को लोन मिल जाए लो इंटरेस्ट रेट पर, तो फार्मर किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन करेगा और एट द सेम टाइम वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। कैसे, अगर बात करें, जैसे कोई फार्मर है वो इतने पैच ऑफ लैंड पर खेती कर रहा है, और खेती करने के लिए शायद इसको 2 या 3 लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, तो एट ए टाइम वो 2 से 3 क्या कर देगा, 2 से 3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। और अगर बात करें आगे कि एम्प्लॉयमेंट और किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है, तो एक तरीका है डैम्स बना करके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके, ठीक है। डैम्स बनाने से क्या होगा, लार्ज सम्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। आगे क्या है, रूरल एरिया में स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज लगा दिया जाए, मिल्स लगा दिया जाए, तो उसमें भी जो स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट है वो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है या फिर जो इलिटरेट पॉपुलेशन है और अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में इलिटरेट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। रूरल एरिया का बात करें, अगर गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इनकम नहीं है फैमिली का, जिसके वजह से पढ़ लिख नहीं पाते। गवर्नमेंट अगर ऐसा स्टेप ली जहाँ
रूरल एरिया में स्कूल्स बनाया जाए, ठीक है। स्कूल्स बनने से क्या होगा, टीचर्स का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, टीचर्स, साथ ही साथ और काफ़ी सारे स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट होगा, और ये सब क्या कर देगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। हॉस्पिटल्स बना दिया जाए अगर रूरल एरिया में। अब स्कूल और हॉस्पिटल से होगा ये कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर मौजूद लोगों का एक तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा और साथ ही साथ हेल्थ भी बेहतर होगा, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सेस मिल जाएगा, तो डुअल बेनिफिट है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट तो ये जनरेट करेगा ही, ठीक है। आगे टूरिज़्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर प्रमोट किया जाए तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट का तो यूँ कहना है कि अगर हम लोग केवल स्कूल बनाते हैं तो उससे पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 लाख से अधिक रोजगार क्रिएट होगा। 20 लाख, 20 लाख, 2 मिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो 1 मिनट में हट जाता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके लिख ले, वीडियो पॉज करके लिख ले, आगे बढ़ते बढ़े आगे। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर इन सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दें एक बार गौर से, ठीक है, तो चाहे किसान को लोन प्रोवाइड कराने के लिए कोई सिस्टम बनाना हो, चाहे डैम बनाना हो, रोड बनाना हो, स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, ये सब कुछ ऐसे चीज़ है जिसमें काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। मतलब ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर है, ठीक है। ये जो तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ठीक है, ये जो तरीका है कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है, मतलब सालों लग सकता है इम्प्लीमेंट होने में। तो कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म मेजर गवर्नमेंट क्या ले सकते हैं जिससे एट ए टाइम अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है काम दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो अगर कुछ शॉर्ट टर्म बेसिस या फिर शॉर्ट टर्म मेजर का बात करें जिससे गवर्नमेंट लोगों को काम दे सकती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एक नरेगा या फिर कुछ किताब में मनरेगा, MG नरेगा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो NREGA नरेगा का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट लाया कब गया था, 2005 में। ये एक्ट 2005 में लाया गया था। और इस एक्ट का एक प्राइम मोटिव ये था कि ये ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हो, बेसिकली दोज पीपल who is able to work and finding the jobs also, ऐसे लोग, गांव के ऐसे लोग जो काम करने योग्य है, काम ढूंढ भी रहे हो, तो ऐसे लोगों का पहचान करके उनको 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वेज एम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स फ्री में काम नहीं कराया जाएगा, 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है, सरकार के तरफ से। किसके तरफ से, सरकार के तरफ से। जैसे कभी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत स्कूल का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो वहाँ पर वैसे लोगों को बुलाया जाएगा जो नरेगा के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्योंकि नरेगा का एक प्राइम मोटिव था कि सभी लोगों को, जो गांव के अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उसको काम देना है, इसीलिए इसको राइट टू वर्क भी कहा जाता है। और ये तो NCERT का क्वेश्चन है, व्हाई नरेगा इज ऑल्सो नोन एज राइट टू वर्क, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट वैसे लोगों को जो काम कर सकते हो और काम ढूंढ भी रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं और काम ढूंढ भी रहे हैं,
तो वैसे लोगों को फिर नरेगा के अंतर्गत काम दिया जा रहा था, इसीलिए इसको राइट टू वर्क कहा गया। लेकिन फर्दर अगर बात करें, अगर सरकार नरेगा काम देना चाह रही है सरकार, लेकिन अगर सरकार कभी काम देने में फेल हो गई, अपने इस इनिशिएटिव में फेल हो गई, तो गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, कि आप बेरोजगार हैं, आपको सरकार के तरफ से कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि आपका घर चल सके। और 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 साल के अंतर्गत, ये बात याद रखना है कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, 1 साल में 100 दिन का रोजगार देगी। कौन? सरकार। अगर ऐसा काम करने में सरकार विफल रही, सक्सेस नहीं हो पाई, तो सरकार वैसे लोगों को फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। सरकार वैसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब बेरोजगार होने के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया, बढ़े आगे, चलिए ठीक। आगे है, हम लोग सबसे पहले जब सेक्टर पढ़े थे तो सेक्टर में पिछले क्लास में सेक्टर का कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे अलग अलग बेसिस पर। उम्मीद करता हूँ याद होगा, याद नहीं है तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि जो सेक्टर है, सेक्टर का कुछ क्लासिफिकेशन था अलग अलग बेसिस पर। एक इकोनॉमिक बेसिस पर, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था सेक्टर का। ठीक है, और उसमें से एक बेसिस है वर्क कंडीशन। क्या है? वर्क कंडीशन। जैसे मैं बात करूं अगर सेक्टर का, और सेक्टर का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर था। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर, जहां पर सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर था। एक था वर्क कंडीशन के बेसिस पर, जहाँ पे सेक्टर को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बेसिस में क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, वर्क कंडीशन के बाद एक था ओनरशिप। ओनरशिप में अगर बात करें तो सेक्टर का 2 क्लासिफिकेशन है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। हम लोगों ने कल या फिर पिछले वीडियो में अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे आज हम लोग वर्क कंडीशन और ओनरशिप के बेसिस पर जो सेक्टर का क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, वर्क कंडीशन और ओनरशिप के बेसिस पर। तो सबसे पहले आते हैं वर्क कंडीशन के बेसिस पर सेक्टर का क्लासिफिकेशन। वर्क कंडीशन के बेसिस पर देखा जाए या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर देखा जाए तो सेक्टर का 2 क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का अगर बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोगों को रेगुलर वर्क मिलता है, रोजाना काम मिलेगा। ठीक है, काम का एक फिक्स सैलरी मिलेगा, सैलरी भी फिक्स है, काम भी फिक्स है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग आमतौर पर काम करते हैं ना, उनका जॉब सिक्योर्ड रहता है। जैसे कि अगर रेलवेज का बात कर ले या डिफेंस का बात कर ले, तो अनलेस एंड अनटिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम करें, खुद ही ऐसा काम कर दे कि आपको जॉब से निकाला जाए, अगर वैसा काम नहीं करते तो आपका जॉब सिक्योर्ड है। जॉब सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल का रहता है। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय है उनको सैलरी के अलावा भी काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे बात करें अगर पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पेड हॉलीडेज, मतलब आप छुट्टी पे या छुट्टी का पैसा भी मिल रहा है, गजब। इसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है जहाँ तक काम का बात है। ठीक है, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, वहीं अगर इसके कंपेयर में हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रेगुलर वर्क नहीं है। हो सकता है आज काम मिला और कल काम ना हो आपके पास। अगर बात कर ले हम लोग, एक एग्जांपल ले ले रिक्शा पुलर का,
ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। मतलब हो सकता है आज काम हो उसके पास, कल काम ना हो। ठीक है। वेजिटेबल वेंडर्स का बात कर ले, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बात कर ले, हो सकता है आज वो काम कर रहा हो, कल उसके पास काम रहे ही ना। कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि आपको इतना काम का इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि काम फिक्स नहीं है तो सैलरी भी फिक्स नहीं है। आगे अगर बात करें तो जैसे अभी हम लोग बात करें, जॉब इज़ नॉट सिक्योर्ड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मौजूद जो वर्कर है उसका जॉब सिक्योर्ड नहीं है। आज काम है कल काम नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बेसिकली उनको परेशान किया जाता है कि आप 400 रुपया लेंगे इस काम का, कोई दूसरा तो मेरे लिए 300 में कर देगा, तो हम आपको क्यों करें, क्यों हायर करें, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन इस सेक्टर में देखने को मिलता है, भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक लो लेवल वर्कर है, सेम काम अगर शायद वोमेंस के द्वारा किया जाए तो उसको कम सैलरी मिलता है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मेल और फीमेल दोनों को ही अगर कंपेयर किया जाए तो फीमेल का सैलरी मेल के कंपेयर में कम ही होगा। ठीक है, वेज जो हो। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इस सेक्टर को लेके, इसीलिए इसको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर कह देते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र। यहाँ पर किसी तरीके का कोई नियम कानून नहीं है। ठीक है, कोई लिखना चाहे अगर तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो को रोक कर लिख ले। हो गया, बढ़े आगे, चलिए ठीक। आगे है सेक्टर का क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेसिस पर। ठीक है, और सेक्टर क्या था, सेक्टर याद होना चाहिए। अगर सेक्टर का बात करें तो सेक्टर था बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रुप्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को EA शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो सेक्टर क्या है, इट इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर सेक्टर का बात करें, इसका एक क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेसिस पर, तो ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर का दो क्लासिफिकेशन, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर को बेसिकली पब्लिक सेक्टर में जितना एसेट्स होता है या पब्लिक सेक्टर में जितना सर्विसेज होता है उसको जनरली गवर्नमेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ ऑल एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर। सर्विस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराएगी। और इस सेक्टर का एक मेजर बात जो ध्यान में रखना है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अ प्राइम मोटिव। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अ प्राइम मोटिव। तो अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है प्राइम मोटिव तो क्या है, प्राइम मोटिव है कि सर्विस प्रोवाइड किया जाए एट रीजनेबल कॉस्ट, मतलब कि जो लोग हैं वो उस सर्विस को अफोर्ड कर सके। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज जनरली एट रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसके कंपेयर में अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर या तो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाएगा या तो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप किसी कंपनी के ओनर है, डेफिनेटली जो आप अभी नहीं है, तो वैसे सेक्टर को या फिर वैसे ओनरशिप को हम लोग प्राइवेट ओनरशिप कहेंगे। ठीक है, और ये सर्विस जो है ना जनरली प्रोवाइड कराता है एट, सर्विस इज प्रोवाइडेड एट हाई कॉस्ट। सर्विस को जनरली हाई कॉस्ट पर प्रोवाइड कराया जाता है। सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ओन्ड कंपनी एट हाई कॉस्ट। ठीक है, हाई कॉस्ट पर प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर इस सेक्टर का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का एक प्राइम मोटिव है क्या, प्रॉफिट मेकिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाओ। अब क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एक मोटिव है किसका, प्राइवेट सेक्टर का, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाला सर्विस का दाम है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाला जो सर्विस का दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। कुछ अगर एग्जाम्पल का बात करें प्राइवेट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का, तो वो है टिस्को।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, और एक है RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड। आज के समय में रिलायंस इंडिया लिमिटेड का सर्विस लगभग सभी लोग इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। जियो धन धनाधन, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, LTD मतलब लिमिटेड ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच। हालांकि अगर बात किया जाए, कुछ सर्विस ऐसा भी है जो लोगों को डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और अगर वो चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहा तो उस चीज़ों का दाम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ को लगभग रिक्वायर्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी बन जाए प्राइवेट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अगर हाई हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो छोटा मोटा कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज या स्मॉल इंडस्ट्री, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, कांट अफोर्ड। और अगर इलेक्ट्रिसिटी ही इंडस्ट्री के पास नहीं पहुंचेगा तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? शट डाउन, बंद हो जाएगी। है कि नहीं है ऐसा? वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद और कुछ बेसिक सर्विस जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, वाटर तो रिक्वायरमेंट होता ही है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। तो ये सब कुछ ऐसा फैसिलिटी है जो डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया जाता है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी के हाथ में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। गवर्नमेंट इसमें कुछ खर्च करती है ताकि लोगों के पास ये सर्विस पहुंचे एट लो कॉस्ट, ठीक है, कम दामों पर लोगों के पास ये सभी बेसिक चीज़ पहुंच जाए कम दामों पर, ठीक है। तो अगर बात करें ये ओनरशिप, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारा चीज़ प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकती है। कुछ जो बेसिक नीड जिसको सोसाइटी में सभी लोगों को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन कर लेती है ताकि उन सभी चीज़ों का जो सर्विस है वो कम दामों पर पहुंचाया जा सके लोगों तक, ठीक है। अगर ये किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले, हो गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर होता है समाप्त, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दे अपने दोस्तों के बीच, और वेक्टर ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अनुराग आनंद, फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।